स्वागत। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दौर को थोड़ा कुरेदने जा रहे हैं जिस पर अक्सर दो बिल्कुल अलग नजरिए मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश राज की, और इसे समझने के लिए हमारे पास हैं शशि थरूर के काफी चर्चित किताब इंग्लोरियस एम्पायर। उसका एक विस्तृत सारांश है हमारे पास। जी, और ये किताब सीधी चुनौती है, जैसा आपने कहा, उस धारणा को कि ब्रिटिश शासन भाई किसी न किसी रूप में भारत के लिए फायदेमंद था। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सारांश के जरिए हम थरूर के मुख्य तर्कों को समझें। वो क्या कहते हैं उस आम सोच के बारे में कि भाई अंग्रेजों ने भारत को सभ्य बनाया, रेलवे दी, कानून दिया। क्या ये वाकई उपहार थे? यही सवाल वो उठाते हैं। या फिर जैसा थरूर दावा करते हैं, ये कहानी लूट की है, दमन की है और भारत को एक सिस्टम से कमजोर करने की है। बिल्कुल। चलिए तो इस सारांश की मदद से थरूर के विश्लेषण को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि वो क्या तस्वीर पेश करते हैं। थरूर का जो केंद्रीय बिंदु है, जैसा ये सारांश भी स्पष्ट करता है, वो यही है कि भाई ब्रिटिश राज कोई परोपकारी मिशन नहीं था। ये असल में एक साम्राज्यवादी शोषण का, आप कह सकती हैं, एक पूरा तंत्र था। वो इस बात को तथ्यों और तर्कों से साबित करने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को समृद्ध करने के बजाय उसे लूटा और उसकी प्रगति को रोका। तो शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं, क्योंकि अक्सर बहस यहीं से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। सारांश में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, जब अंग्रेज भारत आए तब विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। 23%। जी, ये तो आज के हिसाब से भी सोचें तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत उस समय कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, जैसा अक्सर बताया जाता है। वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति था, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम केंद्र था, खासकर कपड़ा उद्योग में। लेकिन फिर 2 सदियों के ब्रिटिश शासन के बाद जब अंग्रेज गए तो ये हिस्सेदारी घटकर महज 3% रह गई। सिर्फ 3%। ये गिरावट तो अविश्वसनीय लगती है। सवाल यही उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? क्या ये बस वो एक ऐतिहासिक संयोग था? यहीं पर थरूर का विश्लेषण आता है। सारांश के मुताबिक वो जोर देकर कहते हैं कि ये कोई संयोग नहीं था। अच्छा। ये ब्रिटिश नीतियों का सीधा परिणाम था, और ये नीतियां जानबूझकर ऐसी बनाई गई थीं कि भारत ब्रिटेन के आर्थिक हितों को पूरा करे। कैसे? क्या थी वो नीतियां? इसका मतलब था भारत को कच्चा माल जैसे कपास, जूट, इनका सिर्फ निर्यातक बनाना, और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने तैयार माल जैसे कपड़े, उनका आयातक। यानी बिल्कुल उल्टा जो भारत पहले करता था, उसका एकदम उलट। बिल्कुल। और ये करने के लिए भारत के अपने उद्योगों को, खासकर जो उसका विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग था, उसको एक सिस्टम से खत्म किया गया। खत्म किया गया? कैसे? उस पर भारी टैक्स लगाए गए, हमारे कारीगरों को हतोत्साहित किया गया, उनके हुनर को दबाया गया, और ब्रिटेन में बने सस्ते मशीन वाले कपड़ों के लिए भारत के बाजार को पूरी तरह खोल दिया गया। अच्छा। तो मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत का जो सदियों पुराना उद्योग था, उसको एक तरह से बलि चढ़ा दिया गया। तो ये गिरावट स्वाभाविक नहीं थी, ये लाई गई थी। तो अर्थव्यवस्था की ये तस्वीर तो वाकई गंभीर है, खासकर जब हम देखते हैं कि कैसे एक पलता फूलता ढांचा जानबूझकर कमजोर किया गया। जी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आर्थिक शोषण का एक और शायद ज्यादा दर्दनाक पहलू भी सामने आता है, जिसका जिक्र सारांश में है, और वो है बार बार पड़ने वाले भयंकर अकाल। हाँ, ये ब्रिटिश राज का एक बेहद काला अध्याय है। सारांश बंगाल, ओडिशा और दूसरे कई इलाकों में पड़े विनाशकारी अकालों का हवाला देता है, और वो आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अनुमान है कि सिर्फ 1876 से 1943 के बीच लगभग 3 से 4 करोड़ भारतीय भूख से मारे गए। 3 से 4 करोड़। हाँ, ये संख्याएं इतनी बड़ी हैं कि शायद द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए कुल लोगों से भी ज्यादा हो सकती हैं। बाप रे, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन क्या ये सिर्फ खराब मॉनसून या प्राकृतिक आपदाएं थीं, जैसा कि अक्सर कहा जाता है? थरूर का तर्क इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सारांश बताता है कि वो मानते हैं कि ये महज प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी कि बस हो गया और अंग्रेज कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छा। बल्कि कई मामलों में ब्रिटिश नीतियां इन अकालों की भयावहता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थीं, या कम से कम उन्होंने हालात को और भी बदतर बना दिया। किस तरह की नीतियां? क्या सारांश में कुछ उदाहरण है इसके? हाँ, कई तरह की थीं। जैसे किसानों पर बहुत ज्यादा लगान लगाना,
जो उन्हें फसल खराब होने के बावजूद देना पड़ता था। तो उनके पास बुरे वक्त के लिए कुछ बचता ही नहीं था। और सबसे भयानक बात शायद ये थी कि कई बार अकाल के दौरान भी भारत से अनाज का निर्यात ब्रिटेन और दूसरे देशों को जारी रखा गया। क्या अकाल के दौरान? हाँ, मुनाफा कमाना लोगों की जान बचाने से ज्यादा जरूरी समझा गया। राहत कार्यों में भी अक्सर लापरवाही और अपर्याप्तता देखने को मिली। विंस्टन चर्चिल के समय में बंगाल में जो 1943 का भयानक अकाल पड़ा था, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसका जिक्र थरूर इसी संदर्भ में करते हैं, जहां माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने लाखों लोगों की मौत में सीधा योगदान दिया। ये सुनना भी भयावह है कि अनाज बाहर भेजा जा रहा था जब लोग यहाँ भूखे मर रहे थे। जी, ये तो मानवीय संकट को जानबूझकर बढ़ाने जैसा लगता है। जी। अच्छा, चलिए अब उन चीजों पे आते हैं जिन्हें अक्सर ब्रिटिश राज की देन या उपहार कहा जाता है, जैसे रेलवे, कानून का शासन, अंग्रेजी शिक्षा। हाँ, ये तो गिनाया जाता है। उनके बारे में तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि देखो ये सब अंग्रेज लाए। हाँ, और यही वो क्षेत्र है जहाँ थरूर उस आम धारणा पर, आप कह सकती हैं, सबसे तीखा हमला करते हैं। वो मानते हैं कि ये चीजें भारत को उपहार में नहीं दी गई। इनके पीछे भी ब्रिटिश हित ही सबसे ऊपर थे। अच्छा। जैसे रेलवे की बात करें, भाई एक विशाल नेटवर्क बना, इसमें तो कोई शक नहीं, देश को जोड़ा भी। इसमें भारतीयों का फायदा नहीं था क्या? थरूर का विश्लेषण जैसा सारांश में दिया गया है वो ये है कि रेलवे का जो पहला और मुख्य उद्देश्य था वो भारतीयों की सुविधा कतई नहीं था। तो क्या था? इसे बनाने के मुख्य कारण थे, पहला, सेना को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचाने, ताकि अगर कहीं कोई विद्रोह हो तो उसे आसानी से कुचला जा सके। और दूसरा, देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल, कपास, कोयला, अनाज, ये सब बंदरगाहों तक पहुंचाना ताकि उसे आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। ओह, तो मतलब कंट्रोल और एक्सपोर्ट। हाँ। रेलवे लाइनें भी ज्यादातर उन्हीं रूटों पर बिछाई गईं जो इन दो मकसदों को पूरा करती थीं, न कि वहां जहां आम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और हाँ, इसका सारा खर्च भी कहां से आया? भारतीय खजाने से ही वसूला गया, भारी कीमत पर। यानी रेलवे का ढांचा बना जरूर, लेकिन उसका इस्तेमाल और मकसद पूरी तरह से साम्राज्य के नियंत्रण और शोषण को मजबूत करना था। यही थरूर का तर्क है। अच्छा, और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है? अंग्रेजों ने एक यूनिफाइड लीगल कोड दिया, आईपीसी, सीआरपीसी जैसी चीजें आईं। हाँ, ये सच है कि एक हद तक कानून व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन थरूर के मुताबिक ये कानून भी अक्सर अंग्रेजों और भारतीयों के बीच भेदभाव करते थे। भेदभाव? जी। न्याय प्रणाली अक्सर अंग्रेजों के प्रति पक्षपाती थी और कई कानून तो ऐसे बनाए गए जो सीधे सीधे भारतीय विरोध को दबाने और ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के लिए थे। जैसे प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी लगाने वाले कानून या फिर बिना मुकदमे के नजरबंदी वाले कानून, ये सब उसी व्यवस्था का हिस्सा थे। तो कानून का शासन तो था, पर वो सबके लिए बराबर नहीं था और उसका मूल उद्देश्य भारतीयों का कल्याण नहीं बल्कि ब्रिटिश राज को सुरक्षित रखना था। और शिक्षा? मैकॉले की शिक्षा नीति का जिक्र आता है, कहा जाता है कि इससे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। हाँ, मैकॉले का नाम अक्सर आता है और सारांश के अनुसार थरूर तर्क देते हैं कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को प्रबुद्ध या सशक्त बनाना कतई नहीं था। तो क्या था? मैकॉले का वो मशहूर कथन है ना कि वो ऐसे भारतीय तैयार करना चाहते थे जो रंग और खून से भारतीय हो पर सोच, पसंद और मूल्यों में अंग्रेज हो। हाँ, सुना है। इसका असल मकसद था ब्रिटिश प्रशासन चलाने के लिए सस्ते क्लर्क और सहायक तैयार करना जो अंग्रेजी समझ सके और हुक्म मान सके, बस। अच्छा। इस प्रक्रिया में जो भारत की अपनी भाषाएं थीं, साहित्य था, ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियां थीं, उनको हाशिए पर धकेल दिया गया, उन्हें कमतर माना गया। तो ये शिक्षा आलोचनात्मक सोच या राष्ट्रीय गौरव पैदा करने के लिए नहीं थी, ये तो एक तरह से मानसिक गुलामी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थी। ये तो काफी तीखी आलोचना है उन चीजों की जिन्हें अक्सर हम सकारात्मक रूप में देखते आए हैं। बिल्कुल। एक और रणनीति पर आते हैं जिसका जिक्र सारांश में प्रमुखता से है, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। हाँ, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक जानी मानी नीति रही है दुनिया भर में, और थरूर इसे भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं वो? सारांश बताता है कि उनका मानना है कि अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जानबूझकर मतभेदों को हवा दी, उन्हें गहरा किया। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये मतभेद पहले से मौजूद नहीं थे?
अंग्रेजों ने ऐसा क्या खास किया जो स्थिति इतनी बिगड़ गई? थरूर मानते हैं कि हाँ, कुछ मतभेद या तनाव पहले भी मौजूद हो सकते हैं, किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज में होते हैं। सही बात है। लेकिन अंग्रेजों ने इन दरारों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें चौड़ा किया। कैसे? उन्होंने समुदायों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया, उनके बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा पैदा की, जनगणना जैसी प्रक्रियाओं में धार्मिक पहचान को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया और इतिहास को भी कई बार इस तरह से पेश किया जिसे एक समुदाय दूसरे के खिलाफ महसूस करे। अच्छा। ये सब इसलिए किया गया ताकि भारतीय एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न हो सके। सीधा हिसाब था, अगर लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो शासक पर सवाल नहीं उठाएंगे। और इसका सबसे विनाशकारी परिणाम क्या हुआ थरूर के अनुसार? उनके मुताबिक इस नीति का सबसे भयानक और स्थायी परिणाम था भारत का विभाजन। विभाजन? हाँ, जो अविश्वास और दुश्मनी, बांटो और राज करो की नीति ने सालों तक बोई, उसी ने अंततः देश के बंटवारे के लिए जमीन तैयार की। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। ये उस नीति की भारी कीमत थी जो भारत ने चुकाई। थरूर इसे ब्रिटिश राज की सबसे दुखद विरासतों में से एक मानते हैं। लेकिन सारांश एक और शायद सबसे गहरे घाव की बात करता है, भारतीयों के आत्मसम्मान पर हमला। हाँ, और थरूर के विश्लेषण में ये एक बहुत केंद्रीय बिंदु है। ये शायद शारीरिक या आर्थिक शोषण से भी ज्यादा हानिकारक था। किस तरह से? सारांश कहता है कि अंग्रेजों ने लगातार भारतीयों के मन में ये बात बिठाई कि वो खुद पर शासन करने के लायक नहीं है जी। कि वो असभ्य हैं, कमजोर हैं और उन्हें सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों का शासन जरूरी है। ये तो एक तरह की मानसिक कंडीशनिंग हुई। बिल्कुल, इसे औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट का निर्माण कहते हैं। जब शासक शासित लोगों को लगातार ये यकीन दिलाता है कि वो हीन हैं, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनकी क्षमताएं सब कमतर हैं, तो धीरे धीरे लोग इसे सच मानने लगते हैं। हाँ, ये तो खतरनाक है। उनका आत्मविश्वास टूट जाता है, अपनी पहचान पर जो गर्व होता है वो खत्म हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो लोग बाहरी शासन को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेते हैं या कम से कम उसके खिलाफ लड़ने का साहस खो देते हैं। सही बात। थरूर इसे शायद सबसे कपटी और स्थायी क्षति मानते हैं, क्योंकि ये पीढ़ियों तक असर डालती है, समाज की रचनात्मकता और आगे बढ़ने की क्षमता को कुंद कर देती है। अपनी ही नजर में गिर जाना शायद सबसे बड़ी हार होती है। तो अगर हम इन सभी तर्कों को एक साथ देखें, अर्थव्यवस्था का पतन, नीति जनित अकाल, स्वार्थ से प्रेरित इंफ्रास्ट्रक्चर, बांटने वाली राजनीति और आखिर में ये गहरा मनोवैज्ञानिक आघात, तो थरूर का मुख्य संदेश क्या उभर कर आता है इस सारांश से? संदेश बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है, जैसा कि सारांश जाहिर करता है। ब्रिटिश राज भारत के लिए कोई वरदान या सभ्यता लाने वाला मिशन नहीं था। उद्देश्य ब्रिटेन को समृद्ध बनाना था, चाहे उसकी कीमत भारत को कितनी भी चुकानी पड़े। मतलब कोई परोपकार नहीं था? कोई परोपकार नहीं। थरूर का तर्क है कि अंग्रेजों ने भारत को जो कुछ भी दिया, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उससे छीन लिया। धन, संसाधन, उद्योग, अवसर और सबसे महत्वपूर्ण आत्मसम्मान और एकता। ये किताब ब्रिटिश साम्राज्य के उस महिमा मंडन को, जो खासकर पश्चिम में अब भी सुनाई देता है, हाँ होता है, उसको सीधे तौर पर नकारती है और उसके स्याह पक्ष को उजागर करने का एक सशक्त प्रयास है। तो शशि थरूर की इंग्लोरियस एम्पायर के इस विश्लेषण से हमें ब्रिटिश राज को देखने का एक बिल्कुल अलग और कहना होगा काफी कठोर नजरिया मिलता है। जी, ये आर्थिक लूट की कहानी है, भुखमरी को बढ़ाने वाली नीतियों की, समाज को तोड़ने वाले कदमों की और भारतीयों की आत्मा पर चोट की कहानी कहता है। ये उस तस्वीर से एकदम उलट है जो अक्सर हमें दिखाई जाती है। हाँ, जिसमें अंग्रेजों को सिर्फ आधुनिकीकरण और प्रगति लाने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है। निश्चित रूप से। और ये महत्वपूर्ण है कि हम इतिहास को सिर्फ एक चश्मे से ना देखें। सही कहा। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना, जो स्थापित धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाना और साक्ष्यों का मूल्यांकन करना जरूरी है। थरूर की किताब इस सारांश के माध्यम से हमें यही करने के लिए प्रेरित करती है, इतिहास के एक जटिल और दर्दनाक अध्याय का फिर से मूल्यांकन करने के लिए। बिल्कुल। और ये केवल अतीत की बात नहीं है ना? इसका असर आज भी महसूस होता है। बेशक। और इसी नोट पर एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। किसी भी समाज के लिए अपने इतिहास की मुश्किल, यहाँ तक कि शर्मनाक सच्चाइयों का सामना करना क्यों जरूरी है, और ऐसा करना
उसके वर्तमान और भविष्य को कैसे आकार दे सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।